एजुकेशन बाय मोहित सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो बच्चों, आज से हम इस सीरीज की वन लाइनर वाले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी ठोस में x अवयव हैं तो चतुष्फलकीय छिद्र कितने होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अवयवी कणों की संख्या जो होती है उससे जस्ट डबल तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होती हैं और अवयवी कणों की संख्या के बराबर ही अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती हैं। तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ तो क्या हो जाएंगी आपकी 2x, और अष्टफलकीय पूछता तो वो क्या रहती हैं आपकी x। तो इसका आंसर होगा आपका 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2, 1 मोलर यूरिया व 1.2 मोलर यूरिया में किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। देखो, 1 मोलर यूरिया है और 1.2 मोलर यूरिया है, सॉरी ग्लूकोज है। अब आप एक चीज यहां पर ध्यान से समझो, कम मात्रा किसकी है आपकी यूरिया की और ज्यादा मात्रा किसकी है ग्लूकोज की। तो जैसे ही मैं इसको वाटर के अंदर डालूंगा तो वाटर के अंदर डालने पर क्या होगा, इसके जो कण है वो सरफेस पर कम आएंगे क्योंकि मात्रा कम है, और इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे सरफेस पर ज़्यादा आएंगे क्योंकि मात्रा ज़्यादा है। अब कम अभी कण आएंगे तो वाष्प थोड़ी ज़्यादा बनेगी और यहाँ पर वाष्प कम बनेगी, तो जिसमें वाष्प ज़्यादा बनती है उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 मोलर यूरिया। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। फ्रैंकल व शॉर्ट की दोनों ही दोष दर्शाने वाले यौगिक कौन है। तो फ्रैंकल और शॉर्ट की AgBr में दोनों ही दोष आपके पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुलकों का मोलर द्रव्यमान किस अनुसंख्यक गुण से ज्ञात किया जाता है। तो बहुलकों का मोलर द्रव्यमान परासरण दाब विधि से ज्ञात किया जाता है। परासरण दाब विधि से बहुलकों का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विशिष्ट चालकता में तनुता में विशिष्ट चालकता में या तनुता में कमी या वृद्धि से क्या होता है। देखो, विशिष्ट चालकता क्या होती है, इकाई आयतन में अवयवी कणों की संख्या। जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन की चालकता ही विशिष्ट चालकता होती है आपकी कंडक्टिविटी। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में मेरे अवयवी कण है, मान के चलो इतने। अब मैं जैसे ही इसमें वाटर मिलाऊंगा तो वाटर मिलाने पर क्या होगा, वॉल्यूम तो बढ़ेगा। अब इकाई आयतन में अवयवी कण क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे तो कम हो जाएंगे, और इकाई आयतन में अवयवी कण होगी कम होंगे तो विशिष्ट चालकता पर क्या होगी, कमी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, विशिष्ट चालकता में कमी आएगी तनुता बढ़ाने पर। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं हम। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विलयन का पीएच बराबर क्या दे रखा है आपको 10, तो उसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा अपन को। इसके लिए आपका फॉर्मूला है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 1 अपॉन H प्लस। अब देखो, यहां पर pH बराबर 10 दे रखा है तो H प्लस की वैल्यू अपन यहां पर क्या ले लेते हैं 10। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जो भी pH की वैल्यू दे रखी हो ना आपको, उसे आप H प्लस के रूप में 10 की पावर में ले लिया करो। तो ये आपका हो जाएगा ई सेल बराबर, अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नॉट सेल का मान कितना होता है 0, ये आप जानते ही हो 0.0591, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड H प्लस बनाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा। तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। तो N की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 1 log 10, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 10 टू दी पावर माइनस 10। जो भी pH में वैल्यू दे रखी हो उसे 10 टू दी पावर माइनस 10 में ले लिया। अब जैसे ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये 10 टू दी पावर 10 हो जाएगी, और 10 टू दी पावर 10 होगी तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी यहाँ पर ई सेल बराबर 0 माइनस 0.0591 अपॉन 1 की कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर log 10, और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 10। अब आपको पता है जो भी पावर में, अब मैं ये नीचे से ऊपर ले गया हूँ तो ये पॉजिटिव हो गई है, और जो 10 है वो कहाँ पर आ जाएगा आपका आगे, क्योंकि लॉग जो भी घात होती है वो लॉग की टर्म में कहाँ जाती है आगे, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1। अब log 10 की वैल्यू 10 हो जाएगी, वो सॉरी 1 हो जाएगी, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई सेल का जो मान आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 0.591। ये आपका ई सेल का मान यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा 0.591।
1। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे, एक अभिक्रिया जिसमें K अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे रखा है 0.002 प्रति सेकंड। अब प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है, सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है, आपकी फर्स्ट ऑर्डर, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे, एस्टर का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया होती है। तो एस्टर का जल अपघटन आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, इसे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो वाटर का अमाउंट होता है ना, RC डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर है, और इसमें जो मैं वाटर मिलाता हूँ तो ये एक्सेस अमाउंट में होता है, आधिक्य में होता है, और ज़्यादा अमाउंट में जब इसको मिलाया जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा, और प्लस यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, एल्कोहल। तो इस तरह से ये आपकी अभिक्रिया है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है, और ये एस्टर का अम्लीय जल अपघटन कहलाता है। ये छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपकी। क्वेश्चन नंबर 9 को चेक करते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल का सूत्र लिखो। तो बहुत सिंपल सूत्र होता है, T½ बराबर A/2K। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे, ताप में वृद्धि से भौतिक अधिशोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप में जब वृद्धि करोगे तो भौतिक अधिशोषण की मात्रा क्या होती चली जाती है, कम हो जाती है, और जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसकी मात्रा पहले तो बढ़ती है और बाद में क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है। इस तरह का वक्र आता है रासायनिक के लिए, और भौतिक के लिए जो वक्र आता है वो इस तरह से आता है, लगातार डिक्रीज होती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, जल प्लस तेल किस प्रकार का कोलाइड होता है। तो जल प्लस तेल आपका पायस कहलाता है, पायस, या इसे इमल्सन के नाम से जाना जाता है, जल प्लस तेल को। क्वेश्चन नंबर 12 करा, फिटकरी के कौन से आयन मटमैले पानी को साफ कर देते हैं। तो फिटकरी में Al+3 आयन जो होते हैं ये आपके वाटर को साफ करने का काम करते हैं, मटमैले पानी को। स्कंदन का काम भी यही आयन करते हैं, मेनली ऋणात्मक सॉल का स्कंदन करते हैं ये आयन। क्वेश्चन नंबर 13, अवक्षेप को सॉल्व में बनाने की परिक्षेपण विधि का नाम लिखो। तो ये द्विक अपघटन विधि होती है आपकी, ये इसे उभय अपघटन भी कहते हैं, और एक आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, पेप्टिकरण विधि भी इसमें काम में ली जाती है। पेप्टिकरण विधि, ताजा बने हुए अवक्षेप को पुनः कोलाइड में बदलने के लिए पेप्टिकरण विधि काम में ली जाती है, और इसमें काम आने वाले उपकरण वगैरह जो भी पदार्थ होते हैं वो पेप्टेन कर्मक के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमसे कि अमोनिया NH3 और PS3 इन दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल यानी बंध कोण ज़्यादा होगा। तो देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है फास्फोरस से, और जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है वो अपने से जुड़ने वाले दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर फास्टली अट्रैक्ट करेगा। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा तेजी से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और फास्फोरस करेगा तो सही, पर नाइट्रोजन की तुलना में थोड़ा सा क्या करेगा, कम करेगा। अब नाइट्रोजन यदि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा, और यहाँ पर रिपल्सन भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ये थोड़ा सा फैल जाएगा और यहाँ पर बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो NH3 का बॉन्ड एंगल PS3 से क्या होता है, ज़्यादा। ठीक है, तो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता यदि सराउंडिंग एटम से ज़्यादा है तो बंध कोण का मान बढ़ता चला जाता है। सिंपल सी बात ये आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। भूरी वलय परीक्षण किस आयन की जांच करता है। तो भूरी वलय परीक्षण करता है नाइट्रेट आयनों की जांच के लिए हम भूरी वलय परीक्षण काम में लेते हैं, तो NO3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 15 तक क्वेश्चन सॉल्व कर